Okay. Hello everyone, welcome to the class. So we'll start this class with the revision of what we already studied in the last class. हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई करी थी बेसिस ऑफ चार्ज की शुरुआत करी थी, खत्म भी नहीं हुआ था, अभी कुछ पॉइंट्स कवर हुए थे बस। तो बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है? बेसिस ऑफ चार्ज बेसिकली स्कोप बताता है। स्कोप का मतलब कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में कौन कौन सी इनकम आएगी और कौन कौन सी इनकम नहीं आएगी, ये हमें बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ के पता चलता है। पहली लाइन है बेसिस ऑफ चार्ज की कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये सबसे ब्रॉड डेफिनेशन है, वो सीधे बोल दिया तुम्हारा कोई भी बिजनेस है या कोई भी तुम्हारा प्रोफेशन है, उससे तुम कोई प्रॉफिट कमा रहे हो या कोई गेन हो रहा है। सर प्रॉफिट्स एंड गेन्स अलग अलग क्यों कहा गया है? बेटा प्रॉफिट्स जो वर्ड है वो लगता है बिजनेस के साथ, प्रोफेशन भी आप कह सकते हो कि कैसे बताऊं तुम्हें, हाँ ओके। तो जैसे तुमने कभी कुछ खरीदा या बेचा तो बीच में तुम्हें प्रॉफिट हुआ, या तुम कोई सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विसेज देने में जो कॉस्ट लगी वो घटा के और सर्विसेज का सेल्स घटा के तुम्हें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये रूटीन है, ये रूटीन बिजनेस है, यहाँ से तुमको प्रॉफिट आ रहा है। बिजनेस या प्रोफेशन जो भी बोलो, ये रूटीन काम है, रोज तुम कर रहे हो। जब तुम कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो तो उस पर क्या होता है? कैपिटल गेन होता है, ठीक है। पर आपके मन में एक और शंका आ जाएगी ये बात सुन के कि सर लेकिन कैपिटल गेन का तो हेड अलग है, और अगर यहाँ पे लिख दिया कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, तो क्या सारे गेन्स इसी में टैक्सेबल हो जाएंगे? ये तो इशू है यार। तो ऐसे क्यों बोल रहा है सर? बेटा एजेंट कमीशन भी इसमें चार्ज होगा। हाँ बेटा, एजेंसी कमीशन का सीन देखो ये होता है कि कमीशन को अलग से क्लासिफाई करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भेज दिया गया है। जस्ट अ सेकंड, मेरे को व्हाट्सएप क्लोज करने दो, ये बीच में व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग। जस्ट अ सेकंड, एक्चुअली मैंने वो पीसी पे व्हाट्सएप खोल रखा था तुम लोगों को लिंक भेजने के लिए। खैर चलो बैक टू द टॉपिक, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, मैं बता रहा था कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स दो अलग अलग वर्ड क्यों यूज करते हैं। तो प्रॉफिट जो रूटीन बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं उनको प्रॉफिट्स बोलते हैं, और कोई ऐसे गेन हो गए जो रूटीन नेचर के नहीं है। अब जैसे मान लो तुम्हारा स्क्रैप है, वो नॉर्मली तुम ऐसे फेंक देते थे, अभी क्या हो गया, कोई तुम्हारा स्क्रैप खरीदने आ गया, तुमने स्क्रैप बेच दिया, तो वो क्या हो गया? गेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह की मतलब बेसिकली वो ये इतना ब्रॉड बनाया गया इस डेफिनेशन को कि सब कुछ कवर हो गया, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि ज्यादा वेग करने से क्या होता है ना कि लोग इसमें एक्सेप्शंस ढूंढ लेते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं थोड़ी आता हूँ इसके अंदर में, ये तो बोला है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, मेरा ना तो बिजनेस है ना प्रोफेशन है, ना मुझे प्रॉफिट हुआ है ना गेन हुआ है। वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का लूप होल ढूंढ के वो बोलते हैं कि मैं तो डेफिनेशन में ये पार्ट भी कवर नहीं कर रहा हूँ, ये पार्ट भी कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कवर ही नहीं होता, तो मेरी इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, या तो इनकम टैक्सेबल नहीं है या इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि हर हेड के भी अलग अलग रूल होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना कि उसका भी फायदा लेके टैक्स प्लानिंग कर सकते हो कि आपकी इनकम, सपोज करो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, हालांकि अब ये प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि एक ऑलरेडी मैं जो तुम्हें लूप होल बताने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, गवर्नमेंट ने उस लूप होल को बंद कर दिया है, पर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। एक लेडी थी, शी वॉज अ विडो, और उनकी एक बहुत अच्छी प्राइम जगह पे प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल शहर के बीचों बीच, बहुत बड़ा एरिया। उन्होंने क्या करा, वो 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उसको बनाया ही इसी तरह से था कि उसको कमर्शियल यूज में ले सके। उन्होंने किसी मेगा मार्ट टाइप के कोई ब्रांड को लीज पे दे दिया उसको, और उनको लीज रेंट आने लगा। लीज रेंट आता था अच्छा खासा, जिस जमाने की बात कर रहा हूँ उस जमाने में तो सोच ही लो कि क्या एग्जेम्पशन लिमिट होती थी, पर 3 लाख रुपए महीने का उनको आता था इनकम उस जमाने में। खैर ज़्यादा भी ज़माना नहीं भी था, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहा हूँ। तो 3 लाख रुपए महीने की इनकम मतलब 36 लाख से ईयर। अब कायदे से देखा जाए तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना। आपने एक लैंड था, देयर वाज अ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, एंड यू गेव इट ऑन रेंट एंड यू जनरेटेड इनकम फ्रॉम इट। इज इट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और नॉट? बताओ, यस, एम आई राइट और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? बिल्डिंग लीज पे दिया, उस पे हर महीने का रेंट आ रहा है, सीधी सीधी बात, और कुछ नहीं, सिर्फ रेंट आ रहा है।
अगर वो रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाती तो पता है क्या होता भाई, 36 लाख का उनका मान लो कि NAV आ गया, सब काट कूट के, म्यूनिसिपल टैक्सेस छोड़ दो, चलो म्यूनिसिपल टैक्सेस काट लो, मान लो कि 1-2 लाख रुपए भरे होंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस, वो भी उतनी भरते नहीं है, वो बहुत कम होता है म्यूनिसिपल टैक्स, बट मान लो 34 लाख, 30 लाख मान लो यार, मैं कहता हूँ घटाओ 6 लाख को, भूल जाओ 6 लाख को, म्यूनिसिपल टैक्सेस कट गए मान लो 6 लाख के, वैसे 1-2 लाख के ही थे, पर 30 लाख राउंड फिगर इजी फॉर कैलकुलेशन। उसके बाद आप उसका 30% हटाइए, 30 लाख का 30% कितना आएगा, 9 लाख आएगा, 9 लाख के आसपास कुछ आएगा, चलो 9 लाख हटा दो, अब कितना बचा, 21 लाख, 21 लाख बन जाएगा आपका क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। माइंड यू देयर वाज नो होम लोन फॉर दैट, क्योंकि वो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी थी और ये लोग पुश्तैनी प्रॉपर्टी को एक तरह से ये लोग कमर्शलाइज कर रहे थे, तो कोई लोन वोन नहीं था, तो कोई और डिडक्शन भी नहीं थी, 20-21 लाख की टैक्सेबल इनकम आ रही थी मैडम की। मैडम का कहना था कि इतना टैक्स तो कहाँ से ही दे पाएंगे, सीए साहब कुछ मैनेज कर लीजिए, हमारे पास तो देखिए अब हमारे पास और कुछ है नहीं, इसी का पैसा आता है, 2 बच्चों को पढ़ाते हैं इसमें, और ये एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जो भी उन्होंने सीए से बात की वो अपने। फिर उन्होंने कहा कि सीए साहब कुछ आइडिया बताइए कि भाई मैं इतना टैक्स ना दूँ, मेरा कुछ 10-20 हज़ार का टैक्स बनवा दीजिए, मैं दे दूंगी। सीए साहब ने और दिमाग लगाया, सीए साहब ने कहा कि आपकी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं। वो भी सुन के चौंक गई, क्या बात कर रहे हैं, हाँ आपने तो नया बिजनेस बनाया है। उन्होंने क्या करा, एक शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करके दुकान खुलवा दी उनकी, दुकान का नाम था XYZ प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्रॉपर्टीज एंटरप्राइजेस ऐसे करके, रियल एस्टेट एंटरप्राइजेस। और उसके ऑब्जेक्टिव में उन्होंने लिखवा दिया कि भाई हमारा बिजनेस है कि हम प्रॉपर्टीज को लीज पे देते हैं, हमारा बिजनेस ही है कि हम प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हैं। तो लीज अगर मेरा बिजनेस है तो मतलब मैं उस बिजनेस के अगेंस्ट कोई भी खर्चा क्लेम कर सकता हूं, ना तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की लिमिट है और ना ही म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड की लिमिट है। अब जो खर्चे मैंने पे भी नहीं किए हैं, मैं अक्रूड दिखा के, ड्यू दिखा के कि भाई ड्यू है मेरे को बाद में पे करने हैं, उन सब का क्लेम ले सकता हूं। अब मैं अपने पेट्रोल डीजल के खर्चे का क्लेम ले सकता हूं, बिजली का जो बिल जाता है बहुत हैवी सा, उसका क्लेम ले सकता हूं। अब मुझे जो भी खर्चा घर में हो रहा है ना, मैं सब का क्लेम ले सकता हूं, क्लेम कर दूंगा बिजनेस एक्सपेंस से, सबके वाउचर मिल जाएंगे, सब पक्के से बैंक से पैसा आया, बैंक से पैसा खर्चा हुआ है, हो गया टैक्स ऑडिट। भाई साहब ऑडिट करके उन्होंने बिजनेस बना के रिटर्न फाइल कर दिया। जब ये मामला पहुंचा असेसिंग ऑफिसर के पास, असेसिंग ऑफिसर ने देखते ही माथा पकड़ लिया, उसने कहा यार बहुत बिजनेस देखे आज तक, ऐसा तो बिजनेस नहीं देखा कि प्रॉपर्टी रेंट पे देना हमारा बिजनेस है, ये तो शुद्ध इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। असेसिंग ऑफिसर ने उसे पकड़ा, असेसिंग ऑफिसर की बात को उसने नहीं माना, उसने कहा कि भैया मैं आपके अगेंस्ट अपील करूंगा। वो CIT अपील्स में गया, CIT अपील से इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में बात गई, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से बात आ गई हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जहां पे है, जहां पे लॉ की इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन है, वहां पे हाई कोर्ट डिसीजन लेके और लॉ को अमेंड कर सकता है एक तरीके से। मतलब हाई कोर्ट हैज द पावर टू असाइन मीनिंग टू एनी वर्ड रिटन इन द लॉ। तो हाई कोर्ट ने वहां पे डिसीजन दिया कि नहीं भाई साहब, लीज रेंटल का काम अगर आप बिजनेस के तौर पे भी कर रहे हैं तो भी हम उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही मानेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी इनकम है जिसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक हेड एलोकेट कर दिया है। तो जब स्पेसिफिक हेड आपके पास है तो आप जेनरिक बातें नहीं कर सकते, मेरा तो बिजनेस है ये। नहीं भैया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कोई बिजनेस नहीं है, अगर आप लीज रेंटल पे कमा रहे हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी है। So that's the example of how people find the loopholes. तो PGBP में डेफिनेशन क्राफ्ट करते समय और आने वाले सालों में भी कई अमेंडमेंट्स हुए, इसमें इस बात को ध्यान में रखा गया था कि हम जो भी बोलें हमारी बातों को गलत समझा जा सकता है, हमारी बातों का गलत मतलब निकालने की पूरी कोशिश होगी, लोग दिमाग लगाएंगे कि कैसे इसकी बात का गलत मतलब निकाल लें। तो उन्होंने एक एक करके ऐसी जो ग्रे एरियाज थे, उन ग्रे एरियाज को उन्होंने एक पॉइंट बाय पॉइंट करके स्पेसिफाई कर दिया। तो आगे अब जो भी पॉइंट्स आप पढ़ने जा रहे हो ये सब स्पेसिफिकेशन है। हमने एक कल पढ़ा दूसरा पॉइंट कि एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी विद इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कोई किसी इंश्योरेंस कंपनी को कोई एजेंट ने ज्वाइन करा और एजेंट को कुछ सैलरी प्रॉमिस की गई थी, फिर वो सैलरी नहीं दे पा रही थी कंपनी,
तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम सैलरी नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ कमीशन बेस देंगे। उसने केस कर दिया कि भैया हमारा जो एजेंसी का कनेक्शन था, मैं आपका एजेंट बना था, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ये लिखी थी, आपने मॉडिफाई करी हैं, तो आपको इसके अगेंस्ट कंपनसेशन देनी होगी। जब उसको कंपनसेशन मिलेगी तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? भले ही उसकी कमीशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में स्पेसिफाई कर दी गई हो, लेकिन जब उसको कॉम्पनसेशन मिलेगी तो कहां टैक्सेबल हो जाएगी? यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी, पीजीबीपी में। क्लियर? थर्ड पॉइंट, सिमिलरली ये तो एजेंसी का एग्जांपल था। मान लो कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट किया आपने और उसके टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन के लिए आपको कोई कॉम्पनसेशन या तो रिसीव्ड हुई या अभी रिसीवेबल है, मतलब मिल जाएगी, ड्यू हो गई है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, हमेशा कहां टैक्सेबल होगा? बिजनेस इनकम में, पीजीबीपी में। बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है, बस एजेंसी को हटा के बिजनेस रख दिया है कि भाई एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ, उस पर कंपनसेशन मिला तो पीजीबीपी में, किसी भी बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ, उस पर कंपनसेशन मिला तो पीजीबीपी में। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल हमारे एरिया में बहुत लोगों ने, एक सेकेंड, आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग मैसेज, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। हमारे सौरभ मिश्रा सिंह, हमारा एरिया में बहुत लोगों के 100 रूम पर सर उन लोग लोकल अथॉरिटी पे करते, इनकम टैक्स क्यों नहीं भरते? दोस्त, जिसके यहाँ भी देखो, एक किराए में पता है एक प्रॉब्लम और है, इसलिए गवर्नमेंट ने हाउस प्रॉपर्टी में एक्सपेक्टेड रेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। किराए के साथ प्रॉब्लम ये है कि मकान मालिक अगर अपने किराएदार से बोलेगा कि आप मेरे को कैश में रेंट दो, तो किराएदार कैश में ही रेंट देगा, बिकॉज दैट्स हाउ द लैंड ओनर इज एक्सेप्टिंग द पेमेंट। अगर वो इस टर्म्स पे राजी नहीं होता है, उसे घर ही नहीं देगा मकान मालिक। डू यू गेट माई पॉइंट? तो रेंटल इनकम फॉर अ लार्ज पार्ट इज कैश इनकम। जब अमाउंट बड़ा हो जाता है, जब आप कॉर्पोरेट्स को रेंट करते हो, वहां आप छुपा नहीं सकते, तो वहां आपको भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है। नहीं तो कैश में रेंटल इनकम जाने कितने लोगों की आती है, कोई बताता ही नहीं है, और इनकम टैक्स के पास कोई तरीका भी नहीं पकड़ने का। अब वो ऑफिसर एक एक घर जाके तो खटखटा के नहीं देखेगा कि आप मकान मालिक हो या किराएदार हो। 2 करोड़ मेरे अंकल था, तुम्हारे अंकल की 2 करोड़ इनकम हुई थी, रेंटल इनकम। मेरे को मिलवाओ अपने अंकल से यार। वेरी नाइस गाय, आई लव सच गाइस। रेंटल इनकम इज वेरी ब्लेस। जीवन में दोस्त, अगर तुम इतने सक्सेसफुल हो जाओ कि तुम्हारे जो भी खर्चे हैं, तुम्हारी जो भी नीड्स हैं, वो रेंटल इनकम से पूरी हो रही हैं, तो बस समझ लो भाई तुमने तो अपना जीवन मतलब मोक्ष प्राप्ति कर ली। अब तुम्हें पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं, तुम अब प्यार के लिए काम करो। जस्ट लाइक आई एम टीचिंग फॉर लव, नॉट फॉर मनी। फीस देना है लेकिन, हाँ, जिसका इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट बचा है दे देना। इतना भी प्यार नहीं है, थोड़ा पैसा भी चाहिए साथ में। ओके, गेट बैक टू द टॉपिक नाउ। सो next point was income derived by a trade, professional or similar association from specific services performed for its members. तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई आलीशान मार्केट है, तो आलीशान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन करके मिल जाएगा आपको। जैसे हमारे यहाँ पास में एक तेलिया बाग नाम की जगह है, वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, तो तेलिया बाग ट्रेडर्स एसोसिएशन करके बना हुआ है। इस तरह की ट्रेड एसोसिएशंस जो बनती हैं, ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनती हैं कि भाई कोई हम लोग साथ में प्रोग्राम करेंगे, कहीं साथ में रिप्रेजेंटेशन देंगे। इन्होंने कोई मान लो स्पेसिफिक मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करी, मान लो ट्रेड यूनियन जो है, सॉरी ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन नहीं, ट्रेड एसोसिएशन। तो ट्रेड एसोसिएशन ने एक जगह लेके रखी है खरीद के, और वहाँ पे कभी किसी स्पेसिफिक मेंबर के घर पे शादी पड़ती है तो वो लोग रेंट पे दे देते हैं उसको। तो अब जो रेंटल इनकम स्पेसिफिक मेंबर से मिल रही है वो फुल्ली टैक्सेबल है। कहाँ टैक्सेबल है? पीजीबीपी में टैक्सेबल है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, जिसमें आपको परक्विजिट्स मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, चाहे वो पैसे में कन्वर्ट हो या ना हो, दैट इज इररिलेवेंट। इस पॉइंट पे कोई केस नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। मनी में कन्वर्टेबल नहीं था तो मेरे को कोई मतलब नहीं, पर आपको बेनिफिट मिला है तो दैट बेनिफिट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। एंड आई गेव यू अ वेरी स्वीट एग्जांपल ऑफ माय अंकल, जो सीमेंट का और गिट्टी का और इन सब चीज़ों का काम है, और उनको दुबई की ट्रिप मिली थी। उनका बेटा गया था, माय कज़न, माय ब्रदर,
तो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही इंजॉयड दैट ट्रिप। तो वो ट्रिप की जो भी कॉस्ट है वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी पीजीबीपी के हेड में। देन वी डिड द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स। तो एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे मैं बार एक एक पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करूँगा फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम, पर आपको कोई पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो बता देना। बट ओवरऑल दिस पॉइंट सेज वन सिंपल थिंग कि भैया एक्सपोर्टर्स को जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं वो सारे के सारे पीजीबीपी में टैक्सेबल हैं। दीपक ने कुछ पूछा है, सर जिसको भारत रत्न मिलता है उनको भी इनकम टैक्स लगता है क्या? बेटा भारत रत्न तो बहुत ऊंची बात कर दी आपने। हमारे एक मित्र के पिताजी हैं, उनको हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री या भारत रत्न के साथ या जो भी इस तरह के नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं, इनके साथ एक कैश कंपोनेंट भी रहता है। वो कैश कंपोनेंट कहने का मतलब कि वो बैंक में पैसा जाएगा, कैश का मतलब नगद नहीं पकड़ाते मोदी जी आके वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो कैश कंपोनेंट होता है ना, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। उसको अलग से एग्जेम्प्ट इनकम की कैटेगरी में डाला गया है, अलग से उसके लिए एक सेक्शन डाला गया है। अगर एग्जेम्प्ट नहीं होते तो फिर वो टैक्सेबल हो जाते, एज सिंपल एज दैट। अगर एग्जेम्पशन में उनका नाम नहीं लिखा गया होता तो भाई नॉर्मल इस तरह का कोई अवार्ड है, अब भाई तुम लोगों ने मोहल्ले में क्रिकेट का आयोजन किया और दीपक ने बहुत बढ़िया खेला भाई, सेंचुरी मार दी और 4 विकेट ले लिए, दीपक को मिल गया मैन ऑफ द मैच अवार्ड में दीपक ने खुद को ही 51,000 रुपए गिफ्ट कर दिए। अपना ब्लैक का मनी वाइट कर रहा है, अपना ही मैच करा रहा है, खुद ही मैन ऑफ द मैच बन रहा है, खुद को ही अवार्ड दे दे रहा है, कैश इनकम दिखा रहा है। तो ऑफ कोर्स दैट कैश इनकम इज टैक्सेबल। ठीक है। अच्छा, मैं जोश में ज़्यादा लाउड तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कभी लगता है कि मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, थोड़ी वॉल्यूम मेरी बढ़ जाती है, तो बता देना, आई डोंट वांट टू हर्ट योर ईयर्स। चलिए, जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं वो पीजीबीपी में टैक्सेबल है। 7th पॉइंट, कोई भी पार्टनर अपनी ही पार्टनरशिप फर्म से अगर इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ले रहा है, बोनस ले रहा है, कमीशन ले रहा है, रेम्यूनरेशन ले रहा है, किसी भी नाम से ले रहा है, पार्टनर अपनी फर्म से ले रहा है ना, तो ये पीजीबीपी है। ये सैलरी नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये बोनस नहीं है। दीज आर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। Then any sum received for not carrying out any activity in relation to any business or profession, for example कि I am a chartered accountant, I am a practicing chartered accountant, तो मैं कहीं भी बैलेंस शीट पर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करता हूँ, सरकार उसको मान्यता देती है कि हाँ भाई ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अभी मुझे किसी ने जॉब ऑफर करी, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? COP सरेंडर करना पड़ेगा। मेरा एक बिजनेस जो है, जो मैं चला रहा हूँ, दिस बिजनेस, एक्चुअली बिजनेस नहीं, इसको प्रोफेशन कहें, ये प्रोफेशन जो मैं चला रहा हूँ उसको नहीं करना पड़ेगा। सो फॉर नॉट कैरिंग आउट दिस प्रोफेशन दे विल पे मी एक्स्ट्रा मनी। ये मिलता है, पता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। तुम तो ये नाम सुना है कि नहीं, कभी सुना है? डॉक्टर्स को मिलता है, CAs को मिलता है कि अगर आप हमारे साथ जॉब कर रहे हैं तो आप अलग से अपनी कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अलग से अपना कोई काम नहीं करेंगे, तो कुछ ना करने के भी पैसे मिलते हैं। बस जिंदगी में इतना ही तो सक्सेसफुल होना है, कुछ ना करने के पैसे मिले। ठीक। देन अगेन, नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। जो भी साइंटिफिक कंपनीज होती हैं वो अपने सारे स्टाफ से साइन कराती हैं कि भैया हमारी ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, आप इसको किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन होता है, उसके लिए अलग से पैसे भी दिए जाते हैं सीक्रेट रखने के लिए। तो इस तरह के जो भी पैसे मिलते हैं, कोई काम ना करने के लिए, कोई नो हाउ पेटेंट शेयर ना करने के लिए, पर सर करते हैं डॉक्टर लोग। बेटा दुनिया में बहुत कुछ होता है, वर्ल्ड इज़ अ वेरी बैड प्लेस, क्या कर सकते हैं। ठीक है। सो एनी सम रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, नॉट शेयरिंग एनी नॉलेज इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। Any sum received under Keyman insurance policy, we did a great discussion on Keyman insurance policy कि Keyman insurance policy को exempt income के तहत नहीं रखा जाता है। नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी पैसा आता है वो exempt होता है, पर Keyman insurance को उस डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। अब exempt नहीं है तो टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल है तो कोई ना कोई हेड चाहिए, तो इसको ये वाला हेड असाइन कर दिया गया, PGBP।
ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस दैट्स ऑल वी डिड इन द लास्ट क्लास। और अब अपन चालू करने वाले हैं बिल्कुल नया फ्रेश पॉइंट। अभी मैं आपको थोड़ी देर का टाइम दे रहा हूँ, कोई भी अगर डाउट हो, कोई सवाल हो, अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा कहीं पे तुम्हें कुछ रिविजिट चाहिए कि सर थोड़ा सा एक बार उस पॉइंट पे ज़रा सा और डिटेल में जाते हैं, तो आई कैन डू दैट, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है बेटा। चलो लेट्स गो, पॉइंट नंबर 10। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें जो पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगी। सो एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड, यहाँ पे दो चीजें बोल रहा है ये छोटी छोटी, जो तुरंत आपको पहली लाइन में पकड़ लेनी है। जब वो रिसीव्ड और रिसीवेबल कहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा मिला या नहीं मिला, यानी ड्यू हुआ या रिसीव हुआ, हमें इससे मतलब नहीं है। दोनों में से कुछ भी अगर हो गया तो हम उस पर टैक्स लगा देंगे, ड्यू और रिसीव्ड विचएवर इज अर्लियर। ठीक, फिर बोल रहा है इन कैश और काइंड, या तो नगद में मिला, बैंक में पैसा आया, तुम्हें कोई गिफ्ट मिल गया, तुम्हें गिरा हुआ सड़क पर पैसा मिल गया मतलब तुम्हें किसी भी तरह से मिला, मतलब तुमने कोई सपोज करो कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं आए टाइम भाई लोगों के ऑडिट्स करता रहता हूँ। मैंने सपोज करो कि किसी ऐसे बंदे का ऑडिट करा जिसका इंटीरियर डिजाइनिंग का काम था। मैंने कहा भैया ये मेरा जो रूम है, बेडरूम है, मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको इंटीरियर डेकोरेशन कर दो, थोड़ा मेरे को रात में ना बिल्कुल सुकून चाहिए, ऐसा फॉल्स सीलिंग लगा दो, ब्लू लाइट जलने लगे। मैंने बोला, उसने मेरे लिए काम कर दिया, मैंने उसे सर्विस दी, उसने मुझे सर्विस दी, ना मैंने पैसे लिए ना उसने पैसे लिए। ये क्या हो गया, इन काइंड हो गया। सो एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड on account of any capital asset, but there is this catch, other than land or goodwill or financial instrument। तीन चीजों को यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहा है पॉइंट 10 में। कौन कौन सी तीन चीजों को बोला भैया? लैंड की बात देखो यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, लैंड को कहीं और कवर कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2, गुडविल को नहीं लेंगे यार, यहाँ पे गुडविल का जो है वो सिस्टम कैलकुलेशन का अलग है, इसलिए उसको यहाँ पे मर्ज नहीं करेंगे। थर्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सिमिलरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनके टैक्सेबिलिटी का सिस्टम अलग बना हुआ है, उसको आप बाकी प्रोविजंस में पढ़ेंगे, उनकी बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। दीज आर 3 एक्सेप्शंस, उनकी बात पॉइंट नंबर 10 में नहीं हो रही है। और बात किसकी हो रही है, नहीं हो रही है वो तो देख लिया हमने, हो किसके लिए ये भी तो बताओ। कैपिटल एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है दोस्त, सिर्फ कैपिटल एसेट्स की बात हो रही है। एनी सम रिसीव्ड इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट बीइंग डिमोलिश्ड। ओ बाबा रे बाबा, कैसी कैसी खतरनाक बातें कह रहे हैं लोग। कौन सा कलर चूज करें इसके लिए? पिंक सही रहेगा मामले की गंभीरता को देखते हुए। डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड और ट्रांसफर्ड if the whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as deduction under section 35D। ये देखो सर, ये कौन सी चीज आ गई, बड़ी ही खतरनाक लग रही है, बड़ी ही जोरदार चीज है दोस्त, मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में, मैं तो कह रहा हूं। अब देखो, ये पॉइंट समझाने के लिए हमको आपको क्या समझाना है, 35AD बताना है। 35AD इज द रीजन कि लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर नहीं किया जा रहा है। सेक्शन 35AD हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर अभी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दूंगा जिससे पूरा मामला, पूरा पॉइंट नंबर 10 समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक छोटा सा अपन ब्लैंक टाइल लेते हैं कहीं पे, न्यू स्लाइड, छोटा सा मैं डायग्राम बना सकूं। हैव अ लुक एट दिस। सेक्शन 35AD बड़ा मजेदार सेक्शन है। ये बोलता है कि भैया क्या आपने क्लास 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ी थी? तुम बोलोगे हाँ भाई हाँ हमने पढ़ी थी, तो ये बोलेगा अब उसे भूल जाओ, मैं नई अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। सेक्शन 35AD कहता है कि कुछ अच्छे काम हैं दुनिया में, अगर आप वो अच्छे काम कर रहे हैं
बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि आप इस तरह के कुछ काम अगर कर रहे हैं, अपन उसको डिटेल में देखेंगे। तो फिर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया हो उस काम को करने के लिए, तो उसका पूरा पूरा क्लेम ले लेंगे। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लेंगे। ये सुन के आपको लगेगा कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं क्लेम लेंगे तो कहां लेंगे? फिर सेक्शन 35AD एक बात और बोलता है भैया इस नेक काम में अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया हो तो भी उसको कहां ले जा सकते हैं आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये बात थोड़ी मजेदार हुई। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो पता है क्या होगा दोस्त? कैन एनीबॉडी इमेजिन क्या होगा इस केस में? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझ रहे हो ना? सपोज करो तुमने कोई फैक्ट्री बनाई या सपोज करो लैब बनाई, इन दिस केस चूंकि साइंटिफिक रिसर्च की बात है तो आपने एक लैब बनाई। अब वो लैब छोटी मोटी नहीं, 5 एकड़ में बड़ी सी लैब बनाई, खूब खर्चा हुआ भैया, करोड़ों करोड़ों रुपए लग गए। उस लैब के अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट्स खरीदे, वो भी कई करोड़ के लग गए, मतलब हो जाएगा मान लो 8-10 करोड़ रुपए खर्चा हो गया तुम्हारा। उसके बाद तुमने रिसर्च चालू करी। रिसर्च चालू करने के लिए तुमने साइंटिस्ट को रखा, उनको सैलरी दे रहे हो, सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर ये जो पूरा सेटअप किया तुमने करोड़ों करोड़ों का ना, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रॉफिट एंड लॉस में अलाउ हो जाए तो पता है क्या होता है? बड़ी मजेदार चीज होती है, इट इज लॉस। तुम कह रहे होगे सर मजेदार क्यों है लॉस? अरे लॉस बड़ी मजेदार चीज है भाई। जो इनकम टैक्स का स्टूडेंट है उसके लिए लॉस बड़ी मजेदार चीज है। ये लॉस होता है कैरी फॉरवर्ड। जब ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है तो पता है क्या होता है? आपके प्रॉफिट्स टैक्सेबल नहीं होते। यानी जब तक आपने जितनी पूंजी लगाई है उस साइंटिफिक रिसर्च में, उस बिजनेस से आपने उतना कमा न लिया हो, तब तक वो लॉस ही कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। कभी टैक्स ही नहीं देना, कैरी फॉरवर्ड लॉस हो गया, उसका मतलब क्या? नो टैक्स, हैव फन। ये अपने लिए हो गई मजेदार अच्छी बात। अरे एक ग्रीन वाला सेलेक्ट करते हैं। हाँ, अनलिमिटेड ईयर्स, आई थिंक यस, साइंटिफिक रिसर्च का लॉस है। 3 चीजें हैं, there are 3 types of losses that can be carried forward indefinitely. Unabsorbed depreciation, loss on scientific research, and loss because of your expenditure on population control. अब अभी आएंगे, अब आगे उस पर आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो दैट्स द एसेंस ऑफ सेक्शन 35D कि वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल अकाउंट में डालने देता है। पॉइंट नंबर 10 बात कर रहा है कि भैया आपने सेक्शन 35AD में कोई कैपिटल एसेट था आपका, बेसिकली आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उससे एक कैपिटल एसेट बना था, आपने पूरा का पूरा क्लेम ले लिया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब क्या हुआ कि कोई उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और डिस्ट्रॉय करने की वजह से आपको पैसे दे रहा है। आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। मान लो लैब हमने बनाई, खेत के बीच में जाके बिल्कुल बड़े से खेत खरीद ले 4-5 एकड़ के। अब क्या हुआ कि वहीं बगल में बहुत बड़ा एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट बन रहा है जो प्राइम मिनिस्टर का एकदम फेवरेट है, तो वो प्रोजेक्ट तो बनना ही बनना है और बिल्कुल स्ट्रेट बनना है, हमारी ज़मीन पे से फ्लाईओवर जा रहा है, तो लैब का कुछ पोर्शन जो फ्लाईओवर के एरिया में आ रहा है हमें डिमोलिश करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती करवाएगी, वो ये नहीं बोलेगी करते हो कि नहीं करते हो, ज़बरदस्ती कर देगी और हमें उसके बदले कॉम्पनसेशन दे देगी कि आपका जो मार्केट रेट था आपके लैंड का, प्लस आपने जो भी बिल्डिंग बनाई थी उसका जो डैमेज हुआ, प्लस अदरवाइज आप सेल करते तो आज के डेट में जो प्राइस मिलती उसका इनटू 3 टाइम्स, इतना ज़्यादा कॉम्पनसेशन दे देगी कि मैं मना नहीं कर पाऊंगा। वो फोर्स होता है, उसको बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन। तो भाई मेरा कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, मेरे एसेट को डिमोलिश कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया या ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बदले अगर मेरे को कॉम्पनसेशन मिली तो एनी सच सम, चाहे वो रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, मतलब अगर ऑर्डर पास हो गया कि मिलेगा तो हो गई मेरी इनकम। कैश में मिला हो कि काइंड में मिला हो कि चलो आपको कैश नहीं देंगे, आपका पूरा जितना डैमेज हुआ है हम कंस्ट्रक्ट करवा के दे देंगे, प्लस आपका जो
जो भी आपका प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अगले 10 सालों तक आपका प्रोडक्ट हम खरीद लेंगे, XYZ आपकी जो भी रेट चल रही है उसके 2 टाइम्स से। तो काइंड में मिल गया यहाँ पे, हमें सेल्स मिल गई फ्यूचर की, ऑर्डर मिल गया एक तरह से भाई, एडवांस ऑर्डर मिल गया इतने सारे प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो हमने उस समय जब प्रॉफिट में से घटा दिया था तो हमें बेनिफिट में हो गया था। जब पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इनकम टैक्स ने पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट दे दिया था सेम साल में। अब उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो कैपिटल एसेट बना था उसके डिमोलिशन पे भी हमें पैसे मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रही यार अब देखो ये तो टैक्सेबल है, हमने पूरा का पूरा एसेट तुम्हारा घटा दिया था उस साल में और अब तुम्हें उसी एसेट के पैसे मिल रहे हैं, तो कम से कम उस पर तो टैक्स दे दो। सो दैट इज टैक्सेबल। और एक और बात है कि भाई आपने जो कैपिटल एसेट का क्लेम लिया था वो क्या बोल के लिया था कि भैया मुझे लैब बनवाने दो और मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ कर दो, मैं ना इस लैब में बहुत अच्छी रिसर्च करूंगा। और आप अब क्या कर रहे हो, लैब को डिमोलिश कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो आपने जो प्रॉमिस करा था आप वो प्रॉमिस तोड़ रहे हो। तो जो हमने वहां पे बेनिफिट दिया था वो बेनिफिट अब हम आपसे वहां पे वापस ले लेंगे। ये PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस, ऑल गुड। चलो पॉइंट नंबर 11 पे चलते हैं। एंड आई डू नो कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर ये एक पॉइंट पे कितना टाइम वेस्ट करे, पर बेटा दिस इज बेसिस ऑफ चार्ज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। और एक बात और बता दूं कि ये जो पॉइंट्स है ना, इन एक पॉइंट्स पे एक क्वेश्चन आ सकता है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, अच्छे खासे मार्क्स वाले। तो मैं आपको इतना ज्ञान दे देना चाहता हूं कि आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे 8 नंबर लिखने को भी आ जाए कि थ्योरी लिख दो, इनकम टैक्स में थ्योरी, तो आप डरो नहीं उससे। बस सिंपल जो है वो आपको ज्ञान है ही पूरा, आपको ऐसे पूरा पता है, ज्ञान दे दो उसमें, एग्जाम्पल के साथ दे दो। नाउ पॉइंट नंबर 11, any profits or gains arising from conversion of inventory into capital assets or its treatment as capital asset shall be charged as business income. For this purpose, FMV on the date of conversion of the asset shall be deemed to be income. ये जो अंग्रेजी बोल रहा है इसको मैं सीधे शब्दों में बता दूं। ये एक भाई साहब की दुकान है, बहुत ही बड़ी दुकान। ये दुकान में पता है क्या बिकते हैं बेटा? नाना प्रकार के एसी ही एसी। ये सेठ जी बैठे हुए हैं अपनी दुकान पे। सेठ जी को लग रहा है कि यार बड़ी गर्मी पड़ रही है, ऐसा करते एक एसी स्टॉक में से निकालते हैं और अपनी दुकान में लगा देते हैं। ठीक, अब क्या हो गया, जिस पॉइंट पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके और दूसरा डायग्राम बिल्कुल सेम बनाता हूं, कुछ एक कॉपी करने वाला होता ना तो मजा आ जाता, पर चलो फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज 2, स्टेज 2 में क्या हुआ, जो इन्वेंट्री में एसी पड़ा हुआ था वो एसी को सेठ जी ने लगा दिया अपने कैपिटल एसेट में, अपने फर्नीचर में। सॉरी कहाँ आएगा ये आएगा, हाँ फर्नीचर एंड फिटिंग्स में आएगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में आएगा, एयर कंडीशनर। चाहो तो इसको प्लांट एंड मशीनरी में भी डाल सकते हो, पर बेसिकली इन्होंने एक बिजनेस एसेट बना लिया अपने इन्वेंट्री को। ठीक है, जब ये बिजनेस एसेट बन गया तो अब क्या हो जाएगा, अब तो इस पे डेप्रिसिएशन मिलने लगेगा। तुम्हें समझ में आया यहां पे क्या हुआ? देखो यहां पे मैं एक स्लाइड छोटी सी और ऐड करना चाहूंगा। लॉस वाली जो स्लाइड है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहां पे ऐड करते हैं। देखो, जब आपने इन्वेंट्री परचेज करी, इन्वेंट्री आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे परचेज करी होगी, किसी से खरीदी होगी, यस। जब परचेज किया होगा तो क्या ये एक्सपेंस अलाउ हुआ होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या ये एक्सपेंस अलाउ हुआ होगा बेटा जब परचेज करा होगा हमने तो? यस। अब ये बताओ कि इनकम टैक्स ने हमें किस खुशी में ये एक्सपेंस अलाउ किया? इनकम टैक्स ने इसलिए एक्सपेंस अलाउ किया क्योंकि उसने सोचा कि जब हम इस इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो भाई कुछ दाम पे बढ़ा के ही करेंगे, जब बढ़ा के करेंगे तो जो इनकम होगी उस पर टैक्स मिल जाएगा। यानी सेल्स पे
जब हम एक्सपेंस अलाउ करते हैं परचेज का, तो सेल्स की इनकम भी कंसिडर होगी, ये सोच के एक्सपेंस अलाउ करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पर यहाँ पे क्या किया सेठ जी ने? सेठ जी ने तो भाई हालात ही बदल दिए, जज्बात ही बदल दिए। सेठ जी ने क्या किया कि इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर दिया अब कैपिटल एसेट में। उन्होंने अपने दुकान से एसी जो खरीदा था उसको क्या करा, अपनी दुकान में लगा दिया, कैपिटल एसेट बन गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। जब कैपिटल एसेट बन गया तो बेटा इस कैपिटल एसेट पे क्या लगती है? डेप्रीसिएशन लगती है, डेप्रीसिएशन लगती है। अब पता है यहां पे क्या हो रहा है? जादू देखा तुमने? सेठ जी ने, मैं जादू आपको दूसरी पेन से दिखाता हूं ताकि ये जादू अलग से दिखता है, दूर से ब्लैक पेन से दिखाते हैं इसको, काला जादू है ये सेठ जी का। सेठ जी ने इन्वेंट्री खरीदी, सपोज करो एसी खरीदा था, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 30,000 का, 30,000 का क्लेम ले लिया। कब? सपोज करो ईयर 1 में, ठीक है, जिस साल इन्वेंट्री खरीदी थी, पूरा का पूरा परचेज में एक्सपेंसेस क्लेम कर लिए। ईयर 2 में यानी दूसरे साल में क्या हुआ कि सेठ जी ने उस एसी को निकाला 1 अप्रैल को और अपनी ही दुकान में लगा लिया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अब वो क्या बन गया? कैपिटल एसेट बन गया। कौन सा कैपिटल एसेट? फर्नीचर एंड फिटिंग्स बन गया। सर उस पर कितने का डिप्रिसिएशन है? सर 10% का डिप्रिसिएशन है। ये लो -3,000 फिर से खर्चा क्लेम कर रहे हैं, और सेठ जी अगले साल फिर 3,000 क्लेम कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ इन 10 years। टोटल डेप्रिसिएशन क्लेम्ड हाउ मच? 10% का डेप्रिसिएशन रेट है ना, अप्रोक्सीमेटली बता दो कितना होगा बेटा, जरा बताना तो। कोई होनहार बच्चा है जिसकी मैथ तेज है? 3-3 हजार का डेप्रिसिएशन मान लो कि हम लोग ले रहे हैं हर साल, तो कितनी डेप्रिसिएशन ले ली 10 सालों में? ये देखिए भाई साहब, पूरे 30,000। चाचा 30,000 यहां भी लेंगे ईयर 1 में खरीदते ही, और उसके बाद 10 सालों तक डेप्रिसिएशन पे भी मजा लूटना चाहते हैं, फिर से 30,000। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ नहीं है। वो कहता है भाई देखो, जिस दिन तुमने एसी को इन्वेंट्री से निकाला और उसको चाहे घर पे तुम एसी लगाओ या तुम बिजनेस में एसी लगाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, ये देखो, हम मान लेंगे कि उस प्रोडक्ट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस पे आपने उस प्रोडक्ट को सेल करा है, ठीक। जब इसको हम सेल मान लेंगे तो सारी कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। अब बात बड़ी सिंपल है, सेठ जी की दुकान में एसी रखा है, अगर मैं जाऊंगा तो सेठ जी मेरे को 40,000 में बेच देंगे। अब चाहे मैं जाऊं या सेठ जी खुद निकालें, सेठ जी को गले में 40 नहीं तो कम से कम 30 तो रखने ही पड़ेंगे। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू 40 है उस प्रोडक्ट की, तो भैया पूरे 40 सेठ जी को गले में रखने पड़ेंगे। अगर सेठ जी नहीं रखते हैं तो क्या होगा पता है? इनकम टैक्स फिर भी उसको इनकम मानेगा, उनको फिर भी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो सेठ जी ने आदत डाल ली कि भैया अगर कोई दुकान का सामान उठ रहा है इन्वेंट्री से, तो मान नहीं लेना है कि वो सेल हो गया है। और अगर मैं पैसे नहीं वसूल कर पाया और पैसे नहीं डाल पाया धंधे के गले में, तो मैं धंधे के साथ बेईमानी कर रहा हूँ, क्योंकि धंधे पे तो टैक्स लगना है। उसकी तो हो गई इनकम, इन्वेंट्री जैसे ही कन्वर्ट हुई किसी भी और चीज में, हमें वहां पे सेल्स का पैसा डालना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? आई एम टॉकिंग अबाउट एनी, सॉरी हाइलाइटर लगा सर, मेरे को लगा हाइलाइटर सेलेक्टेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री। मैं तो कहता हूँ इनटू कैपिटल एसेट की जगह कुछ भी लिख लो, पर चलो ये पॉइंट कैपिटल एसेट की बात कर रहा है तो मैं कह देता हूँ इनटू कैपिटल एसेट्स, और इट्स ट्रीटमेंट एज कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज्ड एज बिजनेस इनकम। और कहाँ पे वैल्यूएशन क्या लेंगे भाई? सेठ जी ने तो गले में 1 भी रुपया रखा नहीं था, उन्होंने एसी खोला और एसी बस लगा लिया, अपने दुकान पे इंस्टॉल कर लिया, लड़का वहीं बैठा था, इंस्टॉल करवा लिया। तो क्या 1 भी रुपया ने एक्सचेंज किया भाई? हाथ के इस हाथ से उस हाथ में इतना पैसा गया? नहीं।
अपना ही है भैया, उठा के इन्वेंट्री लगा दिया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका अमाउंट क्या है? तो वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आ जाओ। अरे बाबा रे बाबा, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। लो, मैं तो भूल ही गया था कि आज ये वाला भी टॉपिक पढ़ाना है। बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। मैं पहले एक बार क्या करूंगा कि ये पूरा पैरा धीरे धीरे आपके सामने रीड करूंगा और आपको जितना इंटरप्रिटेशन लाइन से मिल रहा है, जो जो चीज़ें हाईलाइट कराते जा रहा हूँ उसको पकड़ लेना। उसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के बेसिस पे पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करें रीड करना, देखते हैं क्या क्या बोल रहा है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो बोल रहा है कि हाउएवर सच स्पेकुलेटिव बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर बिजनेस। ओ हो, ये तो काम की बात है। Such speculative business shall be deemed to be distinct and separate from other business। अच्छा, एक बार को हम डीम्ड वर्ड को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और उसके बाद ये वर्ड क्यों ऐड किया गया ये मैं बताऊंगा। पहले तो मेन मुद्दा क्या है, कहना क्या चाहता है वो बताता हूं तुम्हें। ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने कोई स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन करा तो उसकी इनकम जो है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। स्पेकुलेटिव का मतलब कि आपने तुक्का लगाया कि डाइस रोल करेंगे तो 6 ही आएगा और सच में 6 आ गया, तो आपने पैसे कमा लिया उस चीज़ से। ये इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन हो गया। हालांकि मैं इसको वो नहीं कहूँगा, जुए से कंपेयर नहीं करूँगा, उसके लिए स्पेसिफिक हेड दिया हुआ है, मतलब उसके लिए अलग से बोला हुआ है कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा, उसकी इनकम 30% फ्लैट टैक्सेबल होगी, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग। ठीक है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि आपने कुछ स्पेकुलेट करा, कुछ आपने फ्यूचर गेस करके या रिस्की ट्रांजैक्शंस करे आपने। आपका जो नेचर था वो एक्चुअल बिजनेस करने का नहीं था, आपको प्राइस डिफरेंस पे शॉर्ट टर्म में कमाना था। इसको बोलेंगे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। ठीक, पहली बात तो ये कह दिया इसने कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से जो भी इनकम होगी वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। एक लाइन में बात खत्म। अगली बात क्या कह रहा है कि ऐसा जो स्पेकुलेटिव बिजनेस रहेगा ना, ये तुम्हारे मेन बिजनेस से अलग रहेगा, अलग रहेगा, साथ में ये धंधा नहीं चलेगा तुम्हारा। नॉर्मल बिजनेस जो कर रहे हो वो अलग है, उसका जो टैक्सेशन है हम अलग तरीके से करेंगे, और ये जो स्पेकुलेटिव बिजनेस से तुम्हारी इनकम आ रही है इसकी टैक्सेशन थोड़ी अलग तरीके से होगी। चलो ठीक है, मान लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मन में कुछ रहा होगा कि स्पेकुलेटिव वालों को तो सबक सिखाते हैं, इनके पे अलग तरीके से टैक्स लगाएंगे, इनको तो हालत खराब कर देंगे, जो भी उनके मन में रहा हो, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। हमें बस ये पता चल गया कि स्पेकुलेटिव बिजनेस को नॉर्मल बिजनेस से अलग रखना है। ठीक है जी। अब ये डीम्ड वर्ड क्यों डाला गया? मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला था कि नॉर्मल बिजनेस से स्पेकुलेटिव बिजनेस को अलग रखना है, अलग रखना है। डीम्ड वर्ड डाल के पता है मीनिंग क्या चेंज हो गई कि अलग माना जाएगा। इट विल बी डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट, मतलब तुम साथ में ही कर रहे हो, नॉर्मल बिजनेस के साथ ही स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन हो जा रहा है, पर इनकम टैक्स नहीं मानता इस बात को। इनकम टैक्स कह रहा है हम मानेंगे ही नहीं कि दोनों साथ में हो रहा है, हम हमेशा उसको यही मान के चलेंगे कि दोनों अलग अलग हो रहा है। डीम्ड वर्ड की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? यस। Can there be cases where a businessman is doing normal business and speculative business in the same flow, in the same business? हाँ, of course he can. मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, तुम समझ में आ जाएगा। I'll give you an example of आप लोग अड़तिया जानते हो? आढ़त का काम जानते हो आप लोग? It's kind of a trading, mostly in agricultural goods और सच गुड्स, जो जैसे कोल है और इस तरह की चीज़ें हैं, प्राइम चीज़ें हैं जो बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो मेरे एक क्लाइंट हैं, ही इज़ एन अड़तिया। एक बहुत पहले की बात है कि कौन सा प्रोडक्ट था उनका उस टाइम, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक इट वाज शायद धनिया पाउडर का उनका काम था, और मतलब बहुत बड़ा काम था, ह्यूज। तो
तो जब धनिया के रेट्स मार्केट में ऊपर नीचे होते थे तो उनका प्रॉफिट और लॉस बहुत तेज़ी से इफेक्ट होता था। उन्होंने मुझसे कहा कि सीए साहब कोई उपाय है क्या इसका? भाई मैं तो यहाँ धंधा करने बैठा हूँ, धनिया बेचने खरीदने, मेरे पास मेरा एसेट ही यही है कि भाई मेरे पास बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, मैं बड़ा अमाउंट खरीद सकता हूँ, यही मेरी ताकत है, इसलिए मैं धंधे में बैठा हूँ। बाकी तो इस धंधे में ऐसा कुछ है नहीं और कि मैं यहाँ पे कुछ अलग से दिमाग लगा सकूँ कि भाई मेरा प्रोडक्ट बड़ा स्टाइलिश है। अरे धनिया ही बेच रहे हैं भाई, तुम भी धनिया हमसे खरीदो, चाहे तुम बगल वाली दुकान से खरीदो, वही क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी में तो चेंज करनी है। मेरे बिजनेस का यूएसपी कुछ यही है बस कि मेरे यहाँ बल्क में आपको धनिया मिल जाएगा। अब धनिया के रेट्स अप डाउन होंगे तो मेरा प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज करें, कैसे इस रिस्क को मिटिगेट करें? तो मेरे पास आए क्लाइंट, मैंने कहा सर बड़ा सिंपल तरीका है। सर मान लो आपको 1 महीने बाद धनिया खरीदनी है और आज की रेट पे अगर मिल जाए तो आप बड़े खुश हो जाओगे, लेकिन आज के रेट पे आप पैसा पूरा नहीं देना चाहते। आप सोच रहे हो कि यार किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि बस मेरे को रेट कंफर्म हो जाए कि 1 महीने बाद भी इसी रेट पे मिल जाएगा, क्योंकि रिस्क है ना, अगले महीने पता नहीं क्या रेट हो नहीं हो। इस तरह से मान लो मेरे को क्या खरीदना हो या सेल करना हो, दोनों ही केसेस में 1 महीने का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, मेरे को प्राइस डिफरेंस कम करना है। तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर्स मार्केट में उतनी ही क्वांटिटी का धनिया खरीद लूंगा। अपनी पोजीशन जैसी रहेगी उतने का क्वांटिटी का धनिया मैं खरीद लूंगा। अब फ्यूचर्स मार्केट में या ऑप्शंस मार्केट में कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे। कॉल ऑप्शन में थोड़ी सी प्रीमियम देनी पड़ती है। फ्यूचर्स में ट्रेड करने में क्या होता है कि आप बस मार्जिन रख दो 10% की, 100 रुपए का सामान खरीद लो, 10 रुपए रखो 100 का सामान खरीदो, तो आपको पूरे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप अभी से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद के उसका रेट फिक्स कर लोगे। अब अगर मान लो तुम्हारा प्राइस गिरता है, तो गिरता हुआ प्राइस है और मान लो तुम्हें सपोज करो सेल करना था, तो तुम्हारा लॉस हो रहा है बिजनेस में। जितना तुम्हारा बिजनेस में लॉस हो रहा है उतना ही तुम्हारा फ्यूचर्स मार्केट में प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्यूचर्स मार्केट में भी डील कर रहे हैं पर बिजनेस के पर्पस से ही कर रहे हैं। हाँ हमारा ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव है, हम प्राइस को स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा पर्पस स्पेकुलेटिव नहीं है, हम तो बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, हम तो हेजिंग कर रहे हैं, इसको हेजिंग बोलते हैं। हेजिंग वर्ड सुना है तुमने? मैं लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। हैव यू हर्ड द वर्ड हेजिंग? नहीं सुना? अरे फिर तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इस तरह की कोई क्लास होगी तुम्हारी तो ऑप्शंस, हेडिंग, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, हेजिंग, ये सब पढ़ना बहुत मजेदार चीज़ है। तो मैं जो बेसिकली बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट हेजिंग का यही है कि भाई यहाँ मेरा प्रॉफिट होने वाला, 1 महीने बाद मेरी सेल होने वाली है, मेरी प्राइस फिक्स नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आज ही सेल कर दूंगा। क्या सेल कर दूंगा? फ्यूचर्स सेल कर दूंगा। मेरे को 10% मार्जिन रखनी है अपनी थोड़ी सी, और मेरा फ्यूचर्स सेल हो जाएगा और 1 महीने बाद में फ्यूचर्स परचेस कर लूंगा। तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लॉस हो जाएगा, बिजनेस में लॉस हुआ तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। नेट में उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? निल, छोटा सा आएगा। मतलब मान लो कि एक तरफ प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ का, दूसरी तरफ लॉस होगा पता है कितने का? 99,90,000 का। मतलब 10,000 रुपये खर्चा हुआ तुम्हारे पास, वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मतलब ओवरऑल नेट में तुम्हारा हमेशा 10,000 का 20,000 का खर्चा आएगा। हेजिंग की कॉस्ट बोलते हैं उसको। यस, पुट कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, यस, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है ये, मैं बता दूं, पर बिजनेस के साथ ही कर रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि तुम कर रहे हो ना, साथ में करते रहो, हमसे मतलब नहीं है। हम तो मान लेंगे, वी विल डीम इट टू बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम योर अदर बिजनेसेस। ठीक है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन की इनकम को कभी भी आप नॉर्मल बिजनेस के पीएल में नहीं दिखा सकते, उसके लिए अलग से एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी स्पेकुलेटिव बिजनेस की। ये चीज क्लियर हो गई? यस। अब देखो आगे, अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं तुम्हारा दिमाग ही घूम जाएगा सुन के। देखो, द टर्म स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ, बड़ा स्पेसिफिकली बोल दिया, शेयर्स। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ शेयर्स इज सेटल्ड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। अब समझो ये क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कहानी बतानी पड़ेगी। वैसे तो मैं चाहता था कि पूरा पढ़ के और फिर एक साथ ही कहानी बताऊं, पर अब यहाँ पे ये मुद्दा आ ही गया तो मैं सोच रहा हूँ कहानी सुन ही लो। अब देखो,
स्लाइड करते हैं। अरे डुप्लीकेट नहीं यार, मेरे को न्यू स्लाइड चाहिए थी ना, इसको कट करो। यहाँ पे जाते हैं, न्यू स्लाइड करते हैं, ठीक है। चलो देखो कहाँ पे थे हम लोग, इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ शेयर सेटल एडवाइस। देखो ये दीपक बैठा है, ये सौरभ बैठा है, ठीक है। दोनों बैठे हैं एक जगह पे, बातें चल रही हैं। बात बात में बात निकली, दीपक ने कहा कि यार ये क्या नाम है कि कौन सी कंपनी का एग्जांपल लिया जाए, लेट्स से ताज होटल्स। नहीं, ताज होटल्स में टाटा कौन सी कंपनी में मेरे को याद नहीं है, तो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अपोलो टायर्स का एग्जांपल ले लो, अपोलो टायर्स इज अ वेरी गुड शेयर। दीपक ने कहा भाई मैं तो अपनी कार में अपोलो टायर के अलावा और कुछ भी नहीं लगवाता हूँ। सौरभ ने कहा तू लगाता है तो जरूर घटिया कंपनी होगी, मुझे तो तेरी चॉइस कभी से नहीं पसंद है। दीपक और सौरभ में तो ठन गई। दीपक ने बोला कि चल शर्त लगी, अपोलो का प्राइस ऊपर जाएगा। दीपक क्या बन गए, दीपक बन गए बुलिश। दीपक का कहना है कि भैया मैंने जो कंपनी के टायर खरीद लिए ना, 4 लोग देखेंगे कि दीपक भैया लगाए हैं तो और खरीदेंगे कंपनी की सेल बढ़ेगी, कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। दीपक भैया बन गए बुलिश। दीपक भैया ने बोला कि ये प्राइस, शेयर की प्राइस में मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। सौरभ भैया का मूड चेंज हो गया। सौरभ भैया ने कहा अगर तेरे को टायर लगाता हुआ देख लिया ना किसी ने, तो वो टायर खरीदेंगे ही नहीं कि यार हम भी क्या दीपक जैसे टायर लगाएंगे तो शेयर कम, अपोलो टायर्स की सेल गिरेगी और उसकी जो प्राइस है वो गिर जाएगी। ये बन गए बियरिश। हालांकि बियरिश को रेड से लिखना चाहिए था, मैंने गलती से ग्रीन से लिख दिया। इन्होंने कहा भाई शेयर की प्राइस गिरेगी। इन लोगों में सट्टा लग गया। जब दीपक बुलिश हैं तो वो शेयर को, भाई शेयर की प्राइस बढ़ने से किसको फायदा आता है, जो शेयर परचेज करता है। यस, शेयर की प्राइस गिरने से किसको फायदा होता है, जिसने शेयर सेल किया हुआ हो, सेल किया हुआ हो। ये समझ में आ रहा है ना भाई, मेरे पास कोई सामान रखा हुआ है, उसकी कीमत बढ़ेगी तो भाई मेरा फायदा है। आई एम बुलिश, मैं चाहता हूं कि बढ़े, मेरे पास सामान पड़ा है, मैं महंगे में बेचूंगा। जिन्होंने बेच दिया है पहले ही, अब उन्हें खरीदना है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, अपने फ्यूचर और मार्केट में और नॉर्मल मार्केट में भी, इनफैक्ट इक्विटी शेयर मार्केट में भी आपको शायद पता होगा कि शॉर्ट सेलिंग अलाउड है। अपने पास सामान ना हो तो भी हम बेच सकते हैं इस प्रॉमिस पे कि भैया दिन खत्म होते होते हम खरीद लेंगे। तो अगर हमने सेल किया हुआ है तो हम क्या सोचेंगे, जैसे ही बेचेंगे सोचेंगे भैया अब तो ये भाव दोबारा नहीं आना चाहिए, गिरता जाए मार्केट, गिरता जाए, कम से कम 10-20 रुपए भी गिर जाए कसम से यार तो मजा आ जाए। हम लोग क्या सोचेंगे, मार्केट गिरता रहे। तो दीपक इज बुलिश, सौरभ इज बियरिश। दीपक हैज टू परचेज अ शेयर, सौरभ हैज टू सेल अ शेयर। पर ये लोग कहेंगे ना कि यार एक्चुअल परचेज सेल करना जरूरी है क्या, एक्चुअल परचेज सेल करना जरूरी है, क्या जरूरत है। अब एक्चुअल परचेज में पता है क्या प्रॉब्लम होगी, दीपक जो है वो सौरभ को क्या करेगा, सपोज करो कि ये इन्होंने शर्त लगाई 50-50 हज़ार के शेयर की, तो 50,000 रुपए देगा। सौरभ क्या करेगा, सौरभ दीपक को 50,000 रुपए के शेयर्स सेल करेगा, शेयर्स देगा। मैं यहाँ पे शेयर्स लिख दूँ सेल की जगह। सौरभ क्या देगा, शेयर्स देगा। डायरेक्टली नहीं दे सकता, पता है कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू होके जाती हैं, डीपी बोलते हैं उसको। CDSL या NSDL आपने नाम सुना हो, मान लो CDSL का एग्जांपल लें, क्योंकि मेरा जीरोधा में अकाउंट है, वहाँ पे CDSL ही चलता है। तो दीपक ने जो शेयर्स परचेज करने हैं वो CDSL से ही आएंगे, और सौरभ ने जो शेयर सेल करने हैं वो CDSL को ही जाएंगे। तो ये सारा ट्रांजेक्शन CDSL के थ्रू होना है। इसमें क्या लगेंगे, चार्जेस लगेंगे, हाँ बिल्कुल लगेंगे। क्या इतना 50,000 रुपये मूव करना पड़ेगा आज के डेट में, जबकि हम 50,000 का काम भी नहीं करना चाहते। हमारी तो शर्त ये है कि भाई इस 50,000 में अगर 10% का मूवमेंट हो गया, 5,000 रुपये का प्रॉफिट लॉस, उसी पे हमें खेलना है। उसके लिए 50,000 रुपये कहाँ लगाने की ज़रूरत है। हम चार्जेस भी पे करें, 50,000 रुपये भी लगाएं, टाइम भी लगाएं, क्योंकि एक्चुअल डिलीवरी में T+2 डेज लगते हैं। आपको पता है, आप आज शेयर खरीदोगे तो एक्चुअली आपके डीमैट अकाउंट में आने में उसको T+2 मतलब जिस दिन तुमने किया उसके बाद 2 दिन और इतना टाइम लगता है। तो अपने को टाइम भी बचाना है,
अपने को 50,000 रुपये भी पूरा मूव नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, हम आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे यार। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको मैं एकदम लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकल टर्म ये नहीं है। हम लोग कर लेंगे कि यार प्राइस डिफरेंशियल जो है हम लोग सिर्फ वही आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, प्राइस डिफरेंशियल एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि कोई 100 रुपए का शेयर अगर 110 रुपए का हो गया, तो कितने का डिफरेंस है, 10 रुपए का डिफरेंस है। तो बायर कौन था, दीपक था। दीपक का शेयर 10 रुपए बढ़ गया तो सौरभ दीपक को 10 रुपए दे देगा, 10 रुपए दिए, काम खत्म। ठीक है, अगर यही 100 का शेयर 90 रुपए का हो गया तो क्या हो गया, दीपक ने शेयर परचेज करे थे 100 रुपए के, उसके शेयर का प्राइस गिर गया, 10 रुपए का लॉस हुआ, तो दीपक 10 रुपए दे देगा सौरभ को। यहां पे क्या किया इन्होंने, एक्चुअल डिलीवरी नहीं करी। इन्होंने बोला यार ये सब पंगा अपने को नहीं करना है, ना तुम पैसे दो पूरे पूरे, ना मैं शेयर्स दूंगा पूरे पूरे, हम लोग सिर्फ प्राइस डिफरेंशियल पे खेल लेंगे, आपस में सट्टा कर लेंगे, जो प्रॉफिट लॉस होगा एक्सचेंज कर लेंगे। करेक्ट, ये बात समझ में आई। अगर समझ में नहीं आई तो फिर मेरे को पूरा शेयर मार्केट का स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा, मैं वो कर सकता हूं, आई डोंट माइंड। सब लोग कंफर्टेबल हैं, अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ शेयर मार्केट के बारे में, कि कैसे काम करता है और हाउ डज इट एवरीथिंग। मैं चाहूँ तो पूरी कहानी स्टार्ट कर सकता हूँ, आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स जस्ट अबाउट टाइम, दैट्स ऑल। डू यू वांट मी टू गो डीपर, या ये पॉइंट समझ में आया जो इस पेज पे मैंने समझाया? यस, तो अपना ये वाला पॉइंट देखो कवर हो गया। अगर यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं है तो यहां तक का पॉइंट अपना कवर हो गया। ठीक है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे, जब कोई भी परचेज या सेल हो, किसकी, शेयर्स की, ध्यान देना शेयर्स की, इट इज सेटल्ड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। शेयर का कोई भी परचेज सेल अगर आप बिना डिलीवरी के करते हैं तो हम उसको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मानेंगे, विच मीन्स अगर मेरे को एक लाइन में लिखने को आ जाए कि सर क्या होगा स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर्स। भाई अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि हमने आज ही अगर कोई शेयर परचेज किया, आज ही सेल कर दिया, तो जो डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसे मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर डालने ही नहीं पड़े। अगर मैं आज परचेज करके T+2 बाद सेल करूंगा तो क्या होगा, उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को डिलीवर करना होगा, वो शेयर मुझे मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। पर अगर दिन के दिन में ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, क्योंकि सारे सेटलमेंट्स पता है कब होते हैं, एक्चुअल शेयर जो डीमैट अकाउंट में आते हैं और जाते हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद होता है। अगर मार्केट के दौरान आपने कुछ खरीदा है तो भले ही आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरे को लॉन्ग टर्म रखना है कि इंट्राडे करना है, आपने लॉन्ग टर्म सेलेक्ट कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा शेयर। वो तो अपने हिसाब के लिए आपसे पूछ रहा है, वो तो इसलिए पूछ रहा है कि अगर तुमने इंट्राडे सेलेक्ट किया और बाद में तुम भूल गए वापस सेल करना उसको, तो वो जो तुम्हारा ब्रोकर है, वो ब्रोकर ऑटोमेटिकली उसको सेल कर देगा, इसलिए पूछ रहा है इंट्राडे चाहिए या पूरे दिन बाद के लिए रखना है इसको। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है कि मैं पता नहीं आपको पूरी चीज़ें बताऊं कि नहीं बताऊं, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ ज़्यादा ज्ञान लेके शेयर मार्केट का। बट मोटा मोटी चीज़ ये है कि 9:15 से 3:30 मार्केट चलता है। अगर उस 9:15 से 3:30 के बीच में आपने बेचा भी खरीदा भी, डजेंट मैटर पहले क्या किया, तुमने सेल करके बाद में खरीद लिया या बाई करके सेल कर दिया, इट डजेंट मैटर। अगर इक्विटी शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी शेयर्स में, तो फिर ये क्या है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मी ऐड न्यूज। इंट्राडे प्रॉफिट का भी टैक्स पीजीबीपी पे लगता क्या? इंट्राडे प्रॉफिट का भी टैक्स पीजीबीपी में ही लगता है बेटा, बट इट इज कंसिडर्ड अ सेपरेट बिजनेस, इट इज डीम्ड टू बी
अ डिस्टिंक्टिव बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। उस पर अलग तरीके से टैक्स लगता है, उसका इनकम कंप्यूट करने का तरीका अलग है, थोड़ा सा उसका, लेट मी जस्ट वन सेकेंड, इसको क्या हो गया चेक, हाँ, उसका इनकम कंप्यूट करने का तरीका अलग है, उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका अलग है, एंड देयर आर डिफरेंट लॉज फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस बेसिकली। क्या हो गया यार, ये चल क्यों नहीं रहा है? मैंने अलग से एक लाइट लगाई थी, बीच में बंद हो जा रही है। लेट मी चेक दिस अगेन। अरे अच्छा, बैटरी नहीं है, ओ हो, मेरे को चार्ज करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। आ जाओ, चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। सो मैंने क्या बताया, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर्स है। अच्छा सर, इक्विटी शेयर्स के अलावा और कौन कौन सी चीज़ों में हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? आओ बच्चों, तुम्हें ज्ञान देता हूँ। बेटा, डेरिवेटिव्स नाम की एक चीज़ होती है, इसमें भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। डेरिवेटिव्स दो तरीके के हैं अपने इंडियन मार्केट में, वन आर फ्यूचर्स, सॉरी वन इज फ्यूचर्स एंड वन आर क्यों बोल रहा हूँ यार, क्या हो गया मेरी ग्रामर को? वन इज ऑप्शंस। मेरी इंग्लिश की टीचर सुन लें अभी, ये बहुत मारेंगे मुझे। देयर वॉज अ टाइम माई इंग्लिश वॉज रियली गुड। सर फ्रेंड, सिर्फ इंट्राडे में सर दिन का 30,000 से ज़्यादा प्रॉफिट पर टैक्स नहीं भरता। अरे मालिक, तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थोड़ी बन रहे हो, क्यों सबकी इनकम पे नज़र लगा रहे हो? कमा रहे, कमाने दो यार। अब अगर नहीं भरता टैक्स, एक बैंक में पैसा लेता है और भाई डीमैट अकाउंट खुद का यूज़ करता है भाई, तब तो वो इनकम टैक्स की नोटिस खुद ही आने वाली है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चाहो तो दोस्त है अगर अच्छा, तो उसको बता सकते हो कि भाई ऐसा मत कर। जो भी शेयर ट्रेडिंग आप करते हैं अपने खुद के डीमैट अकाउंट में, वो सारी की सारी गवर्नमेंट की नज़र में रहती है। और मैं तुम्हें एक सीक्रेट और बताऊँ इंडस्ट्री का, बहुत सारे लोग जो नहीं चाहते कि उनके ट्रेडिंग के पैसे पे टैक्स लगे, वो किराए पर डीमैट अकाउंट्स खरीदते हैं। ये प्रैक्टिस मेरे को पता चली मुंबई में। डीमैट अकाउंट किसी और का रहता है, वो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं जितने भी अमाउंट का है। सपोज करो 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं डीमैट अकाउंट में, तो वो 2 करोड़ रुपए पे इंटरेस्ट पे करेंगे और उन अकाउंट्स को किराए पे ले लेंगे और उसमें ट्रेडिंग करेंगे। सो दैट ऑल्सो हैपन्स। तो उन लोगों को फिर टैक्स नहीं देना पड़ता। पर हालांकि ये शुद्ध टैक्स की चोरी है। दुनिया भर के कई तरह के लॉज तोड़ रहे हैं ऐसे लोग, और जिस दिन जेल में जाएंगे वापस निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो अपन डेरिवेटिव्स को इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। 2 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। इनके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने अलग से ऑप्शंस के ऊपर एक कोर्स भी बनाना है, मैं वहाँ पे सारी डिटेल दूंगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो फ्री टाइम में कभी वो कोर्स देखना। दैट कोर्स विल ऑल्सो लॉन्च इन मे बी बाई दिसंबर और जनवरी। सो और क्या कर सकते हैं सर? देखो, वैसे तो मैंने ऑप्शंस और फ्यूचर्स जो बोल दिया इसमें सब कवर हो गया, पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी कवर्ड हैं उसको फिर से स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे, आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये पहले से इंक्लूडेड है, क्योंकि फॉरेक्स जो है वो भी फ्यूचर्स में आता है, जो आपकी कमोडिटीज़ हैं वो भी फ्यूचर्स में आती हैं। ये सारी चीज़ें फ्यूचर्स में इंक्लूडेड है। फ्यूचर्स बेसिकली कई तरीके के होते हैं, शेयर्स के फ्यूचर होते हैं, फॉरेक्स के फ्यूचर होते हैं, कमोडिटीज़ के फ्यूचर होते हैं, और ये वही फ्यूचर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था हेजिंग के टाइम पे कि भाई 1 महीने बाद इस चीज़ का सामान रेट क्या होगा, 2 महीने बाद इसका रेट क्या होगा। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्यूचर्स कहते हैं। ठीक है, तो अपने को एक बात साफ साफ समझनी है कि इनकम टैक्स कह रहा है कि हम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन किसको मानते हैं, किसको डीम करते हैं। अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करी इक्विटी शेयर्स में, तो अगर हमने डेरिवेटिव्स में करी सर इंट्राडे ट्रेडिंग, तो करो ना, उसको हम नहीं मानते स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। कमोडिटी में करी तो कोई बात नहीं, करो, उसको भी हम नहीं मानते स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। हम किसको मानते हैं? अगर तुमने इक्विटी शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करी है तो उसको हम मानते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। यस, वेरी नाइस। सो देखो, यही बात रिपीट कर रहा है। हाउएवर इट डज नॉट कवर व्हाट? ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स,
धनिया फ्यूचर्स और इस तरह की चीज़ें। ऑल्सो इट डज नॉट कवर, बाय द वे धनिया ही नहीं होता, मैं बता दूं आपको, गोल्ड, सिल्वर, देयर आर एन नंबर ऑफ मेटल्स, नेचुरल गैस, और क्या होता है, ऑफ कोर्स द क्रूड ऑयल, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईली ट्रेडेड कमोडिटी। डेरिवेटिव मीन्स जो अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं इक्विटी से, डिराइव करते हैं बेसिकली किसी भी चीज से। डेरिवेटिव्स का नाम डेरिवेटिव्स क्यों पड़ा? बिकॉज दे डिराइव देयर वैल्यू, इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम देयर अंडरलाइंग एसेट। ये एकदम मैंने आपको एक्सटेंसिव डेफिनेशन दे दी। देयर वैल्यू, दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम देयर अंडरलाइंग एसेट। तो अंडरलाइंग एसेट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड फ्यूचर्स जो है वो क्या है? गोल्ड उसका अंडरलाइंग एसेट है, उसकी वैल्यू पे गोल्ड फ्यूचर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है कहाँ से? उसके नीचे जो एसेट है, जो अंडरलाइंग एसेट है जिसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, उस एसेट पे। तो गोल्ड फ्यूचर्स होते हैं, सिल्वर फ्यूचर्स होते हैं, धनिया फ्यूचर्स होते हैं, डॉलर रुपी का आपको फ्यूचर मिल जाएगा फॉरेक्स में, डॉलर यूरो का मिल जाएगा, बेसिकली सारी करेंसीज का मिल जाएगा, सारी पॉपुलर करेंसीज के फ्यूचर्स मिलते हैं। तो भाई एक महीने बाद इन करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर्स। इसी तरह से शेयर्स की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स आप लेना चाहें कि एक महीने बाद इसकी प्राइस जो है वो हम लोग इतना प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो जो करंट प्राइस चल रही होगी ना उसी से थोड़ा सा बढ़ा के घटा के डाल देते हैं वो लोग कि भाई बेसिकली आज के रेट पे आपको हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे रहे हैं। बढ़ा तो आपका फ़ायदा, गिरा तो मेरा फ़ायदा, या रिस्पेक्टिवली जो भी पड़े, मतलब किसका भी फ़ायदा किसका भी लॉस। आज की डेट पे अपन प्राइस फिक्स कर देंगे तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मिश्रा जी? लो किंजल तो पटेल छे किंजल को तो बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। किंजल चालू कर देगी कल से ट्रेडिंग, 500 रुपया लेके डीमैट अकाउंट खोलने का। चलो आ जाओ। सो I think that's done. Also, it does not cover transaction by company. The principal business of which is the business of trading in shares of banking. तो हाँ, ये भी देखो, ये बताना ज़रूरी है। देखो इस चीज़ को पहले एक बार रिलेट भी करा दूँ एक ज़्यादा क्लोज टू होम टाइप की चीज़ से, कि अगर मान लो कि आपने अपना घर बनवा के आपने एक बढ़िया प्लॉट देखा कि भाई यहाँ पे घर बनवाएंगे, आपने एक बढ़िया 2-3 तल्ले का घर बनवाया, फिर आपने सोचा कि नहीं यार ये बड़ा दूर हो गया, ऐसा करते हैं शहर के बीचों बीच एक फ्लैट खरीद लेते हैं, फ्लैट में रहते हैं, इस घर को बेच देते हैं। आपके मन में आया, आपने बेच दिया। जब आप उस घर को बेचोगे तो आपकी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगी। कहाँ टैक्सेबल होगी? कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। पर वहीं कोई बिल्डर बेचेगा जिसका बिजनेस ही है बिल्डिंग्स को बना के बेचना, उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है? पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। When I say PGBP, I mean profits and gains from business or profession. Is this point clear? Yes? Yes? तो उसी तरीके से जैसे हमारे आपके जैसा एक आम आदमी जब शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो उसकी इनकम क्या होती है? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। पर अगर कोई बंदा ब्रोकर है, उसका तो रोज का ही काम है। ब्रोकर पता है क्या करता है? बेसिकली आपको पता भी नहीं होगा कि ब्रोकर का पर्पस क्या होता है। जीरोधा को ले लो या अप स्टॉक्स को ले लो या एंजल ब्रोकिंग, देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रोकर्स, मोतीलाल ओसवाल, HDFC, ICICI, सब ब्रोकर बने बैठे हैं, सबका डीमैट अकाउंट खोला हुआ है। इन लोगों का काम क्या होता है पता है? कि जब तुमने शेयर्स बाई करा तो तुम्हें शेयर्स मिलने चाहिए। तुम्हें शेयर्स कौन ला के देगा? तुम्हारे बिहाफ पे वो बंदा जाएगा, मार्केट से खरीद के लेके आएगा, और मार्केट से खरीद के वो शेयर ले आके तुम्हारे डीमैट अकाउंट में डिलीवर करवाएगा। अब उस ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करवाए। यस, तो वो बंदे को तो रोज ही ट्रेडिंग करनी है।
करोड़ों करोड़ों के इक्विटी शेयर्स ब्रोकर्स डेली खरीदते हैं, डेली बेचते हैं, और ये उनका रूटीन बिजनेस है। तो जब हम और आप इक्विटी शेयर्स को इंट्राडे परचेज और सेल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई साहब आपके लिए ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इसकी इनकम अलग तरीके से एसेस की जाएगी, अलग तरीके से इस पर टैक्स लगाया जाएगा, अलग तरीके से लॉस कैरी फॉरवर्ड करा जाएगा। लेकिन अगर कोई शेयर ब्रोकर वही इक्विटी शेयर को इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो उसको हम स्पेकुलेटिव नहीं मानते, उसका तो धंधा ही वही है, उसका नॉर्मल बिजनेस है वो, उसके लिए स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है। ये पॉइंट क्लियर? बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग रहेगा तो कहां जाएगा? पीजीपी में जाएगा। बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स और बैंकिंग बिजनेस को भी इसलिए किया गया क्योंकि बैंकिंग बिजनेस में भी क्या होता है कि वैसे तो सारे बैंक्स के डीमैट अकाउंट भी होते हैं, मतलब ट्रेडिंग सारे बैंक्स के ब्रोकरशिप भी होती है, ये कहना चाहिए, ब्रोकरशिप भी होती है, पर उसकी बात ना करें तो वैसे भी बैंक्स को मनी मार्केट में डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा परचेज सेल करना पड़ता है, ह्यूज वॉल्यूम्स दैट यू कैन नॉट इमेजिन। अगर आपने स्कैम 1992 देखी होगी तो आपको पता होगा कि हर्षद मेहता ने जो बड़ा ट्रांजैक्शन किया था, बड़े पैसे कमाए थे, ये मनी मार्केट से ही कमाए थे, ये यहाँ से नहीं कमाए, इक्विटी मार्केट से, फ्यूचर्स मार्केट से नहीं कमाए। इक्विटी मार्केट से, फ्यूचर मार्केट से इनिशियल पैसे कमाए थे, जब एक्चुअल बड़ा गेम हुआ वो मनी मार्केट से हुआ, जब वो इंडिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया, सबसे पैसे वाला आदमी बन गया। तो जब मनी मार्केट में ये बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, तो इन लोगों को कई बार उन ट्रांजैक्शंस में खुद को बचाने के लिए कि भाई मान लो किसी को 150 करोड़ दे, 150 करोड़ में कम अमाउंट बोल रहा हूँ, 1000 करोड़ देने हैं या 10,000 करोड़ देने, मतलब अनाप शनाप अमाउंट होता है, तुम सुन के पागल हो जाओगे। अगर मान लो एक बैंक को दूसरे बैंक को 1000 करोड़ देने हैं, तो अब वो क्या करेगा? मान लो उसके पास लिक्विड नहीं है, तो वो जाके मनी मार्केट से बाई करके दे सकता है इंस्ट्रूमेंट, या फिर वो ये भी कह सकता है कि भाई मेरे पास ये 3 करोड़ के शेयर्स पड़े हैं, इसको अभी के लिए क्या करो, सिक्योरिटी पे रख लो, 1-2 दिन बाद मैं तुम्हें कैश दे देता हूं। या उसने बोला, अगले ने बोला कि चलो कैश नहीं दे पा रहे हो तो ऐसा करो यार, मेरे को शेयर्स की जरूरत है, ये शेयर्स खरीद के दे दो। तो आपने तुरंत खरीदे, उसको दे दिए, इमीडिएटली खरीदा, इमीडिएटली बेच दिया। क्या हो गया? ये इंट्राडे ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर हो गई। तो बैंक्स को भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि बैंक्स के लिए भी ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, रोज का काम है। मनी मार्केट एक दिन नहीं खुलता कि अरे हफ्ते भर में सेटलिंग करनी, अरे डेली सेटलिंग होती है बैंक्स की, पता है आपको? डेली का डेली कैश यहाँ से वहाँ मूव करता है एक्चुअली, मतलब एटलीस्ट अकाउंट्स में तो मूव करता ही है, बाकी कैश वैन्स जो घूमती रहती है, चलो वो तो मान लो अलग बात है। अकाउंट्स में तो मतलब सेम डे आपका एंट्रीज मूव हो जाती है, ठीक। So income from speculative transaction is not applicable in case of a broker or a bank, ठीक है। exemptions कौन है? broker and bank, exceptions, sorry exemption बोल रहा हूँ, exception लिख दो। किसको किसको speculative transaction में include नहीं करना? broker को and bank को, ठीक है। और किसको करना है? intraday trading in equity shares को। जो भी इन लोगों के अलावा, इन दोनों लोगों के अलावा जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर्स कर रहा है, उसकी इनकम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहलाएगी, स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाएगी। सौरभ इज सेइंग शेयर के लिए लोन मिलता है क्या सर? सौरभ, इक्विटी शेयर्स परचेज करने के लिए कोई भी आपको लोन नहीं देगा, पर फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह का लोन मिलता है। आई मीन इट्स नॉट रियली कॉल्ड अ लोन, इसको कहते हैं कि मार्जिन मनी रख के सामान खरीदना। भाई अगर मैं फ्यूचर्स खरीदना चाहता हूँ, कोई भी सपोज करो कि लेट्स से ICICI बैंक का मेरे को 3 महीने बाद का फ्यूचर परचेज करना है आज की डेट में, तो 3 महीने बाद फ्यूचर्स परचेज करना है अगर मुझे, तो पूरे के पूरे पैसे नहीं देने होंगे। सपोज करो 10,000 का लॉट है, 10,000 इक्विटी शेयर्स का, तो मैं 10,000 इक्विटी शेयर्स के पैसे एक बार में नहीं दूंगा, उसका सिर्फ 10% रख दूंगा कि भाई ये जो है ना, इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर ले, ये मार्जिन में रख ले 10%। जब वैल्यू ICICI बैंक के शेयर की इतनी ज़्यादा गिरेगी कि मेरे 10% जो है वो मार्जिन ख़त्म होने लगे, तो मुझे फिर से ब्रोकर कॉल करेगा कि भैया मार्जिन जा रही है आपकी, जैसे ही मार्जिन ख़त्म होगी मैं आपके फ्यूचर्स बेच दूंगा आपसे बिना पूछे। तो अगर आप चाहते हो कि इस फ्यूचर्स को होल्ड किया जाए, इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड किया जाए, तो आप मुझे और पैसे दो, मार्जिन और जमा कराओ। तो थोड़े से पैसे देके आपको बड़े अमाउंट का फ्यूचर्स सेल करना या बाई करना, इसका अधिकार मिल जाता है। तो कह सकते हो सॉर्ट ऑफ कि ब्रोकर आपको लोन देता है,
पर वैसे कोई लोन बैंक आपको लोन नहीं देगा कि लीजिए भाई साहब शेयर खरीद लीजिए। और वो तो मुझे भी पता है कि आज मैं रिलायंस के शेयर्स अगर खरीद लूँ बैंक से लोन लेके 10 करोड़ के, तो अगर मैं रीपेमेंट पीरियड 10 साल का रखूं तो बैंक जितना भी ब्याज लगा ले, कंपाउंडिंग का पावर दिखा ले, वो रिलायंस के शेयर्स मेरे को 10 साल में उस बैंक के रिटर्न से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देंगे। दिस इज माई पर्सनल चॉइस, मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरे को अच्छा लगता है शेयर। ऐसे MRF का शेयर है, ITC का शेयर है, मतलब बड़ी कंपनियां हैं, इन पे भरोसा कर सकते हो कि 10 साल में तो ये कंपनियां भाई भगवान। देखो MRF बोला यश ने, एकदम दिल की बात कह दी भाई ने। मैंने MRF का शेयर खरीदवाया अपनी वाइफ को बड़ा बड़ा फोर्स करके। ITC, yes, ITC is also a good company also, I think। पता नहीं मेरे पास ITC है कि नहीं अभी तुमने बोल दिया, अब कल मैं ITC खरीदूंगा अगर नहीं होगा तो। ITC is one of my most favorite shares, most dependable shares। देखूं जरा, नहीं यार ITC तो नहीं है, माइंट्री है, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, 300 पे। चलो बहुत से। ये बताओ पॉइंट नंबर 12 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हंसी मजाक अलग हो गया, बहुत टाइम बीत गया, 9:15 बज रहे हैं। पॉइंट नंबर 12 क्लियर हो पाया हमारा कि नहीं? सब लोग कंफर्टेबल है ना? कोई भी ऐसा तो नहीं इसको कुछ डाउट्स आ रहे हो? बड़ी सिंपल चीज़ देख लो। मैं ये मान सकता हूँ कि शेयर मार्केट के बारे में शायद तुम्हें ना पता हो, मैं बड़े कंफर्टेबली बोल जा रहा हूँ भाई, क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी नहीं पता था, पर मैंने बहुत साल काम किया इस इंडस्ट्री में। आई वेंट टू हाई प्लेसेस, आई सैट विद ग्रेट ट्रेडर्स, आई स्टिल एडमायर देम, आई स्टिल रिस्पेक्ट देम, कि मेरे को आई स्टिल फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला इतने बड़े लोगों के साथ बैठने का और उनसे काम सीखने का। पर भाई बहुत मेहनत दिया मैंने, बहुत टाइम दिया, तब जाके ये सब समझ में आया। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो ज़रा सा भी तो घबराने की बात नहीं है। इसमें ये मत फील करना कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं। तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना कि अगर इक्विटी शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करी तो वो हो जाएगा स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। कौन से दो लोग अलाउड नहीं है? ब्रोकर और बैंक। ये लोग अगर इंट्राडे भी करते हैं तो इनकी इनकम को स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है, और कुछ है ही नहीं इस प्रोविजन में। शेयर मार्केट क्लास ले लो सर। सौरभ, शेयर मार्केट क्या बताऊं, मैं डेरिवेटिव्स के लिए कोर्स बना रहा हूं, बट ऑफ कोर्स मैं ये महीना तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब टैक्स ऑडिट चल रहा है तो, और ये सारी चीज़ें, वर्क प्रेशर है। इस सितंबर के बाद से आई एम प्लानिंग टू रिटायर फुल टाइम फ्रॉम द प्रैक्टिस एंड इन्वेस्ट माई सेल्फ फुल टाइम टू टीचिंग। तो अक्टूबर से मैं ये सारी चीज़ों के लिए फ्री रहूँगा, थोड़ा टाइम रहेगा मेरा, मैं आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा और थोड़ा इधर भी ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लॉन्च द कोर्स। अरे फालतू ये सब बातें रिकॉर्डिंग में बोल दी यार, अभी बताओ। चलो मैं रिकॉर्ड